नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी सेंध। लेकिन उससे पहले, अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए सुनते हैं मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी सेंध। एक बार पलटकर देखने की पहचान पर हल्की सी लकीर उकिर आई। गंगा सिंह, मगर यहाँ इन मजदूरों के बीच। निरंतर उलट उलट कर देखती रही, यहाँ तक कि गर्दन में दर्द होने लगा। हार कर सिर सीधा कर लिया। शायद वहम है। मन फिर कुलबुला उठा। चलते रिक्शे से पीछे मुड़कर देखती नहीं। फटे चीथड़े बंधे सिरों की भीड़ में गंगा सिंह कहीं बिला गए। रिक्शे के पहियों की रफ्तार तेज थी। उन्होंने रोकने का हुक्म दिया। रिक्शा वाला गद्दी से उतरकर हैंडल थामे खड़ा हो गया। घड़ी भर वे सोचती रहीं, मजदूरों के बीच किस किस का चेहरा देखती फिरेंगी, क्या कहकर पुकारेंगी। गांव नाते से तो वे जेठ लगते हैं, मगर विधायक जी ने कहा था कि गंगा सिंह को अपने हाथ में रखना कला। वे उतर पड़ी। सिर पर पल्ला पूरी तरह ढका, पर्स कंधे से उतारकर हाथ में दबा लिया। गांव की आड़ मर्यादा का पालन करने में वे हमेशा सतर्क नहीं हैं। वे जानती हैं, गांव वालों को प्रसन्न रखना है तो उन्हीं की तरह ओढ़ो पहनो, वैसे ही बोलो बतियाओ। भीड़ में राह बनाती वे गंगा सिंह को खोजने लगीं। बड़ी देर तक वे दिखाई नहीं दिए। परेशान हो गईं, पर वहीं खड़ी नहीं। अपने बीच महिला खड़ी देख एक बार को तो मजदूर उधर को ही लपके, कहीं ये बहन जी ठेकेदार ने ही तो नहीं भेजी। एक दो ने स्पष्ट करना चाहा तो उन्होंने नाही में सिर हिला दिया। मजदूर विरक्त भाव से इधर उधर हो गए। अब की बार उन्हें वही चेहरा एकाएक दिख पड़ा। गंगा सिंह वहीं खड़े थे, उन्हीं के पास, उद्विग्न, बेचैन। धूप की चौंध के कारण हथेली आंखों के ऊपर तान रखी थी। वे गंगा सिंह के नजदीक जा खड़ी हुई। सुनो दादाजी, कहती हुई सिर के पल्ले को संभालने लगी। दूसरी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। वे उसी मुद्रा में खड़े रहे। धक्कम धक्का के माहौल में शायद उधर से ध्यान भी नहीं उचटा। ठेकेदार के आदमी की प्रतीक्षा में तन्मय हुए सामने को ही टकटकी लगाए थे। दादाजी, मैं कलावती। ठीक सामने खड़ी नारी की आवाज से सहसा ध्यान टूटा। देखते ही वे सकपका गए। कभी ऊपर देखते, कभी नीचे। मटमैला कुर्ता पहने पुतले की भांति दो पल के लिए आवाक अविचल खड़े रहे। मैंने तो आपको दूर से ही पहचान लिया था। वे सकुचाती हुई मुस्कुरा रही थी। अरे बौहरी, तुम इस ठौर। आपको देखा तो यहां चली आई। अच्छा, बहुत अच्छा बौहरी। आंखों में चमकीली रेखाएं उतर आईं। बौहरी, धन भाग हमारे, दर्शन हो गए। इतने बड़े शहर में कहाँ खोजते तुम्हें। गंगा सिंह के झुर्री भरे मुख पर पुलक बिखर गई। दाढ़ी मूंछों के भीतर से दांतों की पीली पांत बिहस उठी। आप यहां कहाँ? वे हंसे। यही है बौहरी, तिहारे सामने। यहां कैसे? गांव? कलावती देवी का प्रश्न कुछ देर तक शून्य में तैरता रहा। वे अचरज में पड़ी रहीं और गंगा सिंह न जाने किस मनाह स्थिति में नीचे आंखें गाड़े धरती को टटोलते रहे। तुम मजे में तो हो बौहरी। आत्मीयता से लबालब वाक सहसा अंतर को छू गया। वे विभोर होती हुई बोली, ठीक हूं, आपकी कृपा है, पर आप कैसे यहां? सब नसीब के खेल हैं बौरी। शहर का अन्न जल भाग में बदा था, सो आ गए यहां। मुझे तो विश्वास ही नहीं बंध सका कि मजदूरों के बीच आप। काहे को बौरी? विश्वास काहे नहीं था? पेट की खातिर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है और देश गांव भी छोड़ना पड़ता है। पर ऐसी क्या बात थी कि गांव छोड़कर? बस ऐसे ही उखड़ना पड़ा। करते भी क्या? खेती हमेशा से वही तो करते थे।
खेती थोड़ी सी बालिश्त भर, तुमसे क्या कहूं, तुम क्या जानती नहीं हो? उसी के सहारे 4-6 बीघा दूसरों की मिल जाती थी। कमा खा लेते थे, बटिया लगान वालों का भी चुका देते थे। अपने गांव की धरती पर 2 बखत की रोटी मजे से खा रहे थे बौरी। फिर क्या? सो तुम्हें नहीं मालूम? चकबंदी में चले गए वे खेत, उनके बदले मिले ऊसर बंजर, सफेद रेह भरे खेत, सोडा मिली मट्टी की धरती। रोबीली सफेद मूछों वाले मुख पर अनचाहा अवसाद उतर आया। ऊसरों के मालिक को कोई अपनी धरती बटाई पर जोतने को देगा? तुम ही कहो बहरी, किसी शिनाख्त पर ही देता है ना कोई अपनी अमानत। हमारी किस संपत्ति पर कोई भरोसा करता? फिर क्या करते गांव में? बैल भी बेकार हो गए। पेंट में से अल्हड़ बछड़े बड़े शौक से मुंह मांगी कीमत पर खरीदे थे। दाना पानी देकर हाथी कीसी उठान के कर लिए, औने पौने बेचने पड़े। खूंटे पर खाली बंधे देखकर कलेजे में हुक सी उठती थी। जमीन ना हो तो किसान को बैल भी दुश्मन से लगते हैं, उसके किस काम के? जात के ठाकुर ठहरे बहरी, 7 पुश्तों से गांव में किसी के यहां मेहनत मजूरी नहीं की। हमेशा के काश्तकार थे, हल्की मूठ ही पकड़ी थी। अब आकर गांव में मजूरी करते तो बाप दादों की नाक मूछों का सवाल उठता। कुनबा खानदानी धिक्कारते, हुक्का पानी पर बात आ जाती। सो यहां चले आए। यह तो शहर है बहरी, कौन किसको जानता है, कैसे भी पेट भर लो। पर गांव जाए बिना भी नहीं रहा जाता। मोह ममता उमड़ती है। गंगा सिंह के मुख पर विषाद के रंग आते फैलते रहे। वे पांव के अंगूठे से धरती की रेत को उछालती रहीं, कुछ कहने के लिए शब्द खोजती रहीं। बहुरी, यहां आ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, खड़ी कब तक रहोगी? वे जंग लगी कुर्सी उठा लाए, जो शायद ठेकेदार के नुमाइंदे के लिए रखी हुई थी। वे बैठी नहीं, सकुचाई सी खड़ी रहीं। अभी तक कितने ही भाषण दे चुकी थीं, कितनी ही सभाओं में बोली थीं, पर न जाने क्यों आज वह महारत जिह्वा से फिसलकर कहीं विलीन हो गई। उन्हें लग रहा था वे गंगा सिंह के समक्ष नहीं, अपने पति के मित्र और रिश्ते के जेठ के सामने खड़ी हैं, आड़ पर्दा की मर्यादा में बंधी हुई। यही तो सोचती रही हैं कि गांव के लोग जेठ देवर ससुर नातों में बंधे जकड़े उन्हीं के तो हैं। रिश्ते गांव से नहीं, पूरे क्षेत्र से बंधे हैं। जब से चुनाव में खड़े होने की सोची है, संबंधों की गहराई अंदर तक उतर गई है। हिये में अटूट लगावट उपज आई है। संपूर्ण व्यक्तित्व उसी मिट्टी से रचा बना लगता है। अचानक सन्नाटा टूटा। किसी का खोट भी क्या था बहुरी? चकबंदी के अफसर की ऐसी मर्जी रही होगी। पैसा टका हम उसकी जेब में डाल नहीं सके, फिर क्यों करता वह हमारा पक्ष? और हम लाते भी कहां से बहुरी? सांची कहें, पास में कुछ था ही नहीं। फिर तो वही हुआ ना, जैसा गुड़ डालो वैसा ही मीठा। ऐसे हम ही थोड़े ही थे, गांव गांव यही हुआ। अपने गांव के कितने ऐसे ही मारे गए। बहुतों ने कहन सुनन भी की, पर मारे पीछे पुकार ही ठहरी ना। फिर कौन सुनता है? तुम कुर्सी पर बैठी रहो बहरी, हम अभी आए। अभी हलचल मच उठी थी जब गांव में सीओ पेशकार लेखपाल आए थे। पहले पैमाइश करके ले गए, फिर रोजाना आने लगे, चक बनाने काटने लगे। जैसे सारे किसान सोते से जाग पड़े। खेतों में पानी पत्ता देना भूल गए। ईख पेरने के दिन थे, मगर गुड़ गन्ने की याद हिरा गई। बैल भैंसों के चारे पानी की सुधि तक न रहती। सारा ध्यान खींचकर अहलकारों में लग गया। जहां सीओ पेशकार दीख पड़ते, किसान गुड़ की मक्खी की तरह वहीं भिनभिनाने लगते। ना जाने कहां से सूंघ पा जाते। हर समय एक ही कुलबुलाहट रहती, चक बनने की। कहां बने, कहां मिले? बात तो बड़ी सीधी थी, जहां जिसके खेत का रकबा ज्यादा होगा वहीं उसका समूचा चक बनेगा। मगर ऐसा नहीं हो रहा था। गांव के मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग तो थे ही चतुर। समृद्ध अनपढ़
पैसा फेंक कर चतुराई खरीदने में लगे थे। नक्शा में हम का जाने सीओ जी, जय है रकम, अब आप जानो और आपको नक्शा जाने। हरवंश उसी समय आया था शहर उनके पास, उसी ने ये सारी बातें बताई थी। वे तुरंत भाग छूटी। कहीं ऐसा न हो जैसा पहले। हरवंश बता गया, चाची, चकबंदी में कोई किसी का मीत नहीं है, सब अपना अपना कोना दाबे हैं। उन्होंने हरवंश का यथाशक्ति सत्कार किया था। जाते समय बटुए में से 100 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। मिनट मिनट की खबर देना हरवंश। वह अपनेपन के अतिरेक में उत्तेजित था। स्वेटर के नीचे कमीज की जेब में नोट सरकाते हुए बोला, हमें लेने देने की दरकार नहीं है चाची, हम तो चाह रहे हैं तुम्हें अव्वल ठुकव्वल खेत मिले, बीज पड़े तो सोना फूटे, बिके तो मोहरों के दाम उठें धरती के। सीधी गांव की तहसील कांकरपुर ही पहुंची थी। तेजपुरा उन्होंने जाना नहीं चाहा, व्यर्थ ही हो हल्ला होता, आने के कारण पूछे जाते। सुबह की गुनगुनी धूप थी। वे बस स्टैंड पर हरबंस की प्रतीक्षा करने लगीं। इधर उधर निगाह दौड़ाई, भीड़ तो थी नहीं, इक्का दुक्का सवारियां, एक दो खाली बस। अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। सामने से हरबंस लपकता चला आ रहा था। राम राम चाची, देर की आ गई क्या? ब्रीफकेस उनके हाथ से लेता हुआ हरबंस बोला। वे असीसने लगी, जियत रहो, बड़ी उम्र हो। अच्छा चाची, पहले कहाँ चलोगी? सीओ जी के घर या नाश्ता पानी करने बाजार में? तुम नाश्ता कर लो हरबंस, भूखे होगे। वे दोनों हलवाई की दुकान की ओर बढ़ लिए। दुकान पर रखी मिठाइयों पर भिनिर भिनिर मक्खियों का जमघट मंडरा रहा था। बतासे साबौनियों के सफ़ेद ढेरों पर लाल पीले ततैया चिपके बैठे थे, कुछ इधर उधर उड़ रहे थे। वे बचती बचाती हरवंश के पीछे पीछे चलकर दुकान के अंदर बेंच पर जा बैठी। हरवंश खाता रहा, मक्खियों को उड़ाता हुआ दोने में से चमचम मलाई के लड्डू खाने में जुटा था। बाद में 1 गिलास दूध की इलायची वाली चाय मंगवाई। उनसे बहुत आग्रह करता रहा, चाची चाय तो पी लो, पर वे खाने पीने की स्थिति में नहीं थी। जिस काम से आई थी उसी की चिंता दिमाग में घुमड़ रही थी। जल्दी से जल्दी सीओ जी से मिलना चाहती थी, फिर कोई गांव का ही टकरा पड़े। सीओ जी से मिलने का पहला ही अवसर था, पर मन में झिझक नहीं थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ हरबंस के पीछे पीछे अपनी दूधिया सफेद साड़ी संभालती चलने लगी। आवास के बाहर छोटा सा बरामदा था, जहां कुछ ग्रामीण उकड़ू बैठे थे, कुछ खंभों से लगे खड़े थे। मटमैले धोती कुर्ता पहने रूखे चेहरों वाले किसान, पैंट कमीज और स्वेटर पहने नई उम्र के कुछ ग्रामीण युवक, सभी को सीओ जी से मिलना था। वे आईं तो कई जोड़ी आंखें उन्हीं पर जड़कर रह गईं। कुछ धीमी मध्यम आवाजें, फुसफुसाहटें वहीं से उभरी। जी कलावती हैं, तेजपुरा वारी, जोगी बोहरे के घर से। 2 पल में ही भीतर से उनका बुलावा आ गया। इंतजार करते हुए लोगों को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। विशिष्ट आगंतुक को दी जाने वाली प्राथमिकता के अभ्यस्त से सीधी सपाट निगाहें पसारे देखते रहे। वे मुग्ध थीं और हतप्रभ भी। हरवंश किस तरह मोहरे फिट रखता है, कहीं 2 पल की भी देर नहीं। अंदर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कुशल क्षेम की औपचारिकता आत्मीय भाव से निभाई गई थी। सीओ साहब उन्हें खुले दिल के मिलनसार आदमी लगे। फिर समय का दुरुपयोग नहीं हुआ। आपसदारी के अनुबंध का विनिमय शीघ्रता से होने लगा। हरवंश ने उन्हें आंखों से इशारा किया। उन्होंने पर्स की भीतरी जेब से कागज का फूला हुआ लिफाफा निकाल लिया। हरवंश ने लपक कर लिफाफा उनके हाथ से ले लिया और चुपके से सीओ जी के कोट की बड़ी जेब में सरका दिया। सीओ जी अचकचाने का भरपूर अभिनय कर रहे थे। अरे यह अपने ही आदमियों से पान फूल हैं, बच्चों के वास्ते, कुछ लेकर नहीं आई ना? गहरा अपनत्व उड़ेलती हुई वे बेहस उठी। चेहरे पर गाढ़ा विनय भाव पुता हुआ था। एवज में सीओ जी भीतर से नक्शा उठा लाए, तेजपुरा गांव की खेती का नक्शा। मेज पर रखकर वे कुर्सी पर बैठ गए। साथ ही साथ सटी कुर्सी पर वे बैठी थीं।
कौतुक भरी निगाह से नक्शे को निहार रही थी। सीओ जी ने मेज पर नक्शा फैला दिया। हरबंस से द्वार के किवाड़ बंद करने को कहकर वे मेज पर झुक गए। बंद होते किवाड़ों को ग्रामवासी निर्विकार भाव से ताकते रहे। सीओ जी कृतार्थ थे। आप तो बस अंगुली रख दीजिए, चक बनाना हमारा काम है। हरबंस चिहुक उठा। चाची देखो, तुम्हारे खेत नक्शे में इस जगह हैं। कहाँ? उनकी समझ में नक्शे का गणित नहीं आ सका। मानचित्र पर अज्ञान से इधर उधर नजर घुमाती रहीं। हरबंस यार, इन्हें क्यों इस जंजाल में उलझा रहे हो? सीओ जी ने मीठी डपट दी। हाँ, काहे को यह सब? सीओ जी, बस अच्छा सा रकबा चाहिए, आप जहां भी दे दें, वे अपनत्व से बोली। वे फिर नक्शे पर झुके। भाई हरबंस, देख तो यह 32 नंबर खेत किसका है? हरबंस ने खाता देखा। गंगा सिंह का सीओ जी। सीओ जी ने हुंकारा भरा। हरबंस उछलने की स्थिति में आ गया। यही ठीक है सीओ जी, यहां लगा लो निशान, अव्वल नंबर के खेत हैं। चाची, गंगा सिंह इसी बित्ते भर खेती में इतना कमा लेता है कि सारा टब्बर खा पीकर साल भर मजे से गुजारा करता रहता है। सुनकर उनकी आंखें फैल गईं। अंदर की उत्फुल्लता फूटने को थी, पर वे दबा गईं। केवल कनपटी तक की मुस्कान में सारी खुशी समेट ली। गंगा सिंह, यह नाम भीतर कहीं फांस सा चुभा जरूर, मगर जमीन जायदाद में भाई भाई का लिहाज तो करता ही नहीं है। फिर ये तो कितनी दूर, कुनबा ना गोता। वे तुष्ट भाव से विभोर हुई लौटी। चलते समय सीओ जी ने अपने भतीजे की नौकरी का वचन भी भरवा लिया था। 6 बीघे के ऊसरे से कैसा पीछा छूटा। उन्होंने तो पहले भी कहा था, कितना झींकती रही थी पति के सामने कि किसी तरह इस जमीन के डठूले को निकाल फेंको, पर वे ठहरे निपट भोले भंडारी, सो बन गए मूर्ख। पहली चकबंदी में सीओ के निर्णय को कैसा सिर माथे लगाया और चिपकाए रहे ऊसर को। उल्टे उन्हीं पर बिगड़ उठे थे। बेईमानी करूं, अपने कारण किसी पर अन्याय होने दूं? हार कर चुप होकर रह गई थी। क्या कहती मिट्टी के माधो से? जैसा कर रहे थे वैसा भोग रहे थे। रात दिन धरती में खटते, फिर भी कुछ हासिल नहीं। उधार लिए बीज को जमीन निगलने लगती। फिकर ही कहाँ थी अपनी। अपने बैलों को दूसरे के खेत में जोतने के लिए दे देते। गूल के पानी की कितनी किल्लत थी। मुश्किल से बारी आती, पर वे अपना छोड़ लंगड़े मामा के सूखे खेत की फिक्र करते डोलते। घर में 4 दाने अन्न के आ जाएं तो अपना पेट छोड़ पड़ोसियों की भूखी आंतों, यार दोस्तों के पेट की कुलबुलाहट टटोलते फिरते। एक आदमी कितनों का पेट भर सकता है? अपनी चादर की लंबाई कभी नापी ही नहीं। दूसरों की भूख प्यास से लिपटे रहे, परायों की मोह माया बिछाते ओढ़ते रहे। ऐसे ही मरते खपते जिंदगी निकाली। भूखे प्यासे ही संसार से उठ गए। भला हो इस प्रधान के पिता का, जिसने विधायक जी से मिलवा दिया। तभी से एक नई राह पकड़ी है उन्होंने। क्या पढ़ी थी? कठिनाई से किताब की इबारत उखाड़ पाती थी। अक्षर अक्षर जोड़कर शब्द बोलने में घनी देर लग जाती, पर उन्होंने प्रवेशिका और विद्या विनोदनी की परीक्षा जल्दी ही उत्तीर्ण कर ली। विधायक जी के कारण वह सब भी सहूलियत से निपट गया। वे तो परीक्षा देने कभी गई ही नहीं। कॉपी किसने लिखी, प्रश्न किसने हल किए, यह वे क्या जाने। उन्होंने तो रंग बिरंगी सनदें संभाल कर जतन से रख ली। समाज कल्याण की नौकरी कर रही हैं, सो समाज सेवा के अतिरिक्त और किया भी क्या है। गांव गांव घूमी है, गर्द धूल की परवाह नहीं की। ऊंचे नीचे गलियारे नाखती फिरी हैं। बंधी तनख्वाह और खेती की आमदनी, किसी तरह की कमी नहीं रही। 4 पैसे हाथ में ज्यादा आते हैं तो बखत जरूरत दीन गरीबों की मदद कर देती हैं। गांव वालों को और चाहिए भी क्या। आड़े समय में कोई हथेली पर 2 पैसे रख दे तो कृतकृत्य। गठरी भर एहसान तले दब जाते हैं और बिना कहे सुने 4 रुपए सैकड़े प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज की रकम देहरी पर धर जाते हैं। जय जयकार अलग। विधायक जी के साथ सभाओं में जाकर
राजनीति का ज्ञान भी हासिल कर लिया है। भाषण देने की कला में पारंगत फिर किस तरह होती। उस देवता समान सत्पुरुष के एहसानों से उऋण होना इस जन्म में तो संभव नहीं। सब उन्हीं का किया धरा है। वे कहाँ राजी हो रही थीं। विधायक जी ने ही कहा, मैं नहीं चाहता कला कि तुम अपनी जिंदगी कीचड़ माटी में गारत करती रहो, नगीने सी काया धूल में अटी रहे। एक फ्लैट शहर में आवंटित करा दिया। नौकरी के दौरान तबादले की बात जब भी उठी, वे शहर से लगे गांव में ही स्थानांतरित होती रहीं। यह सहूलियत कितनी अहम थी कि रहो शहर में और सेवा करो ग्रामीण जनों की। विधायक जी ऐसी ही गूढ़ ज्ञान की बातें बताते हैं। गांव से दूर रहो पर गांव से कटकर नहीं। हमारी जड़ें तो गांव की मिट्टी में ही दबी हैं। उन्हीं के कहने से ही तो गांव में एक कमरा बनवाना पड़ा। ऊंचे चबूतरे पर शानदार झकझकाता सफेद कमरा। मकान था पुराना, पति के सामने से ही जर्जर था। उनके न रहने पर ढह गया। अब तो केवल माटी का ढूंढ बनकर रह गया है। मन में तो कई बार आया कि इस मलबे के नीचे जमीन को बेचकर पैसे खड़े कर लें, लेकिन कुछ सोचकर विधायक जी रोक देते हैं। कमरे के विषय में सोचते ही वे गर्वित हो उठी। तभी तो गांव वाले गुन गाते नहीं अगाते हैं। है कोई कलावती देवी, उनकी फिक्र चिंता करने वाली, जिन्होंने गांव को इज्जत आबरू से जगमगा दिया है। आसपास के गांव में सिर उठाकर चलते होंगे उन्हीं की बदौलत। कमरे की चाबी वे प्रधान को दिए रहती हैं कि उनका बनाया हुआ ठौर परमारथ में प्रयोग हो सके। झोपड़ी मड़ैया वालों के आहुने पाहुने रात बिरात आराम से ठहर सकें। सावन सनोने मेहमान जुड़ते ही हैं। वर्षा पानी कीचड़ कांड में छत की छांव मिल जाए तो कृतार्थ। अपने गांव में जाकर कहेंगे तो सही कि तेजपुरा में कैसा सुखद बंदोबस्त है, कला देवी का किया हुआ। सभा बैठक होती है तब भी जरूरत पड़ती है। समितियों की सदस्य होने के नाते वे प्रधान सरपंचों के बीच बोलती बैठती हैं। उस समय गर्दन ऊंची करके बैठ पाने का अंतः सुख आत्मा के भीतर तक शीतल सलिल सा उतरता चला जाता है और आसपास के गांव के मनोनीत लोग उनकी विरदावली गाते नहीं थकते। क्यों न गाएं, उन्होंने तो हमेशा सबके सुख की सोची है। गांव गिराम के लिए कुछ न कुछ करने में लगी रही हैं। बालिका विद्यालय का प्रस्ताव, सह शिक्षा का प्रश्न तथा नारी उत्थान को लेकर गांव-गांव भाषण देती रही हैं। विरोधों को भी सहा झेला है। दलितों को समकक्ष लाने का अभियान कितनी बार छेड़ चुकी हैं। 3 बार इसी के लिए शिविर लगवाए हैं। जागरूकता पर विधायक जी के भाषण करवाए हैं। नौकरी के साथ यह सब करना जब असंभव हो गया तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जब समाज सेवा ही जीवन का लक्ष्य है तो बंधन रुकावट ठीक नहीं। विधायक जी ने भी यही राय दी थी। उस बार जब विनोबा भावे आए थे तब वे तुरंत विधायक जी के पास गई थीं और विनती की थी कि बाबा को तेजपुरा जरूर लाया जाए किसी भी तरह। बाबा तेजपुरा आए थे तब वे उनके साथ गली गली डोली थी, गांव गांव फिरी थी, धूप ताप को किनारे धर छोड़ा था, जोगन बनकर भूदान का अलख जगाया था, समृद्ध किसानों से जमीन की भीख मांगी थी। कैसा असरदार मजबूत भाषण दिया था कि एक बार तो इलाके के लोग अवाक रह गए। भूमिहीनों के पक्ष में इतनी असरदार आवाज। गांव में कल कारखाने तो हैं नहीं, आजीविका का एकमात्र साधन खेती है। भूमिहीन भाइयों को खेती दो, जितनी श्रद्धा हो उतनी। यह बाबा का क्या, आपका महायज्ञ है, आहुति भी आपकी होनी चाहिए। पिछली बार गांव तब गई थी जब उनका कमरा बन चुका था। पुताई पॉलिश के कारण उन्हें कुछ दिनों वहीं रहना पड़ा था। लगे हाथ आसपास के गांवों का भ्रमण कर डाला। विषय पहले चुन लिया था, नव युवकों का गांव से शहरों की ओर पलायन। लगातार बोलती रही थी। भाषण सुनकर लोग अचरज में पड़ जाते। ये वे ही कलावती हैं, जोगी बोहरे की घर वाली। अच्छी खासी भीड़ समेटती रही थी। तुम जीत जाओगी कला। उनकी समाज सेवा से आश्वस्त होकर ही तो विधायक जी ने कहा होगा।
वे तो घबरा रही थीं, पर विधायक जी बराबर हौसला दे रहे थे। पर्दे खींचे हुए मध्यम रोशनी वाले कमरे में वे देर तक उनके पास बैठी रहीं, चुपचाप गुमसुम। क्यों? क्षेत्र में अपने प्रभाव पर भरोसा नहीं? तुम्हारी छवि खासी अच्छी है, फिर भी डर लगता है विधायक जी। किस बात का? हार का, पैसा डूब जाने का। पगली, हार का, पैसा डूब जाने का? उन्होंने स्नेहिल मुस्कान लिपटी प्रश्नवाचक दृष्टि उनके चेहरे पर गाड़ दी। हार नहीं होगी कला, और पैसा तो न हारने से डूबता है न जीतने से। चुनाव तो ऐसी नदी है जिसमें से पार नहीं उतरे तो पैसा निथार ले गए। हम भी तीसरी पंचवर्षीय योजना से बराबर चुनाव लड़ रहे हैं, समझी? चुनाव में खड़े होने की ललक तो उनके मन में भी कई बार जागी, लेकिन हर बार मन जय पराजय के बीच झूल कर रह जाता। चाय की अंतिम चुस्की लेकर विधायक जी उनके कंधे पर हाथ धरते हुए तनिक निकट को सरक आए। कला, तुम गांव चली जाओ, वहां अपनी स्थिति जांचो परखो, धूमिल है तो निखारो सुधारो। वैसे अब तक तो हमारे साथ तप तप कर तुम कुंदन हो गई हो। वे उठने को हुई तो विधायक जी ने फिर से बैठ जाने का संकेत किया। तुम क्या समझती हो, टिकट ऐसे ही आराम से मिल जाएगा? ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, जातिवाद को लेकर चलें तब भी जीत। रहे ठाकुरों के वोट, सो गंगा सिंह तो तुम्हारे पति का मित्र ठहरा, तुमसे बाहर नहीं जाना चाहिए। और तुम भी? चुनाव का मामला ठहरा, वे गांव जा रही थीं। लंबा रुकना पड़ सकता है। भला हुआ जो कमरा बन गया, वरन तभी तो विधायक जी कहते हैं, अपनी अकल मत लगाया करो कला, हम जो कहते हैं करती जाओ। अब देखो, तुम्हारे पास रहने के लिए गांव में घर तक नहीं है। भाषण में जोर से कह सकती हो यह बात। ढहा पड़ा मलबा है तुम्हारी जगह, कमरा तो जनहित के लिए है। अब गांव में मिट्टी धूल में मिलकर रहना होगा, तभी तो आत्मीयता बढ़ेगी। वहीं रूखा सूखा खाकर गांव गांव डोलेंगी, भूली बिसरी सेवा को फिर से उभारेंगी, दमदार वादे करके अपनी बात समझाएंगी। सबसे पहले मिश्र धन पर ब्याज की माफी देंगी, पर बेचारे गरीब दरिद्र प्रधान से भी कहेंगी कि वह हर आदमी का हक ईमानदारी से अदा करें। सबसे पहले गंगा सिंह से ही मिलेंगी। जीत गई तो बेड़ा पार समझो, पतंग की तरह आसमान पर छा जाएंगी। रात भर सोचती रही थीं, आखिर में बस से जाना ही तय किया। भले ही गांव तक 3 मील पैदल चलना पड़े, वे जीप भी ले जा सकती थीं। विधायक जी पलक झपकते प्रबंध कर देते। भट्टे वाले जवाहर सिंह से कहती तो वे भी तुरंत जीप भेज देते। वैसे कितने ही व्यवसायी व्यापारी हैं जिन्होंने चुनाव के लिए अपनी मारुति विधायक जी के हवाले कर रखी है, पर विधायक जी का कहना है कि ऐसे नाजुक मौकों पर रेत गर्द में ही मिलकर रहो। वहीं गांव में समय पड़े तो बैलगाड़ी में चलो, पैदल यात्रा करो। प्रभाव इन्हीं बातों से बनता है, छवि निखरती है। बौहरी, यह चाह तुम्हारे लिए। उनकी तंद्रा टूटी। चेत आया तो देखा सामने गंगा सिंह चाय भरा गिलास अपनी लाल साफी से थामे खड़े थे। आसपास मजदूर भी नहीं। वे हड़बड़ाकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बैठो बौहरी, कुर्सी पर बैठ जाओ। चाय का गिलास आगे कर दिया। गिलास अपने रुमाल से लपेटकर थाम लिया। पीते नहीं बन रहा था। हाथ में गिलास पकड़े महीन आवाज में न जाने किस रौ में पूछ बैठी, दादाजी, चक की खिलाफत में केस मुकदमा? कुछ देर वे चुप खड़े मुस्कुराते रहे। वे चाय के गिलास से उठती भाप को टटोलती रहीं। केस मुकदमा? कैसी बात कह दी बौहरी। कोई और होता तो शायद, पर तुम जोगी बौहरे की विधवा। ना ना, मुकदमा दायर करता तुम्हारे ऊपर। जोगी बौहरे क्या नहीं थे हमारे। हमारे क्या, सारे गांव के, इलाके भर के। उम्र में छोटे भले ही थे, पर नेह दुलार बड़ों जैसा, चिंता फिकर माँ बाप जैसी। तुम्हें याद है कि नहीं बौहरी, वह संकट का जमाना जब अंग्रेजी राज था, जमींदारों की प्रजा थे हम सब।
साल भर जोत बोकर मेहनत मशक्कत करके भी निर्धन के निर्धन, गरीब दरिद्र, न खाने को अन्न न तन पर कपड़ा लत्ता। लगान नहीं पड़ सका था। जमींदार कुर्की नीलामी पर उतर आया। माली हालत तो एक सी थी, हमारी और जोगी बोहरे की, फिर भी वे टिके रहे। मुझसे सहन नहीं हो सका, पांव उखड़ने लगे। घरवाली को बैलगाड़ी में बिठाकर मैं रातों रात गांव से निकल गया। रेत भरे दगड़े में भूखे कमजोर बैलों को हाँकना नरक यात्रा सा लग रहा था। एक बैल तो रास्ते में ही ढेर हो गया, दूसरा अकेला गाड़ी कैसे खींचता। वहीं बियाबान में बबूल से बांधकर भगवान भरोसे छोड़ दिया। गाड़ी खड़ी करके आगे बढ़ गया। घर वाली मन के शोक और भूख से व्याकुल चल नहीं पा रही थी। किस तरह बुआ के यहाँ पहुंचे। सोचा था अपनी आंखों से तो न देखूंगा नीलाम होता घर द्वार, कुरक होते ढोर बछेरू। सवेरा हुआ। वीराना गांव, पराए घर, रूखे पेड़, कलेजा फटने को हो आया था। इतने में जोगी बोहरे आते दिखाई दिए। मैं पागल बौराया सा देख रहा था, सपने की तरह। दुखित हुए मनाते रहे। काहे को दुख दूना करता है भाभी का। चल लौट चल भैया, अपने गांव चल। कुर्की नीलामी होगी सो देखी जाएगी, मिल बांट कर सह लेंगे। साथ लिवाकर ही लौटे थे। घर आया तो पिता ने अंटी में से 2 आने निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए। गंगा, जोगी दे गया था ये पैसे, अब तू आ गया है बेटा, लौटा दे। न जाने कहाँ से मांग मांग कर लाया होगा। आटे की जिस भूसी को छान छान कर खुद खा रहे थे, उसी में से आधी हमारे यहाँ रख गए। उन्हीं दिनों एक प्राणलेवा विपदा और आ टूटी। बड़ा लड़का बीमार पड़ गया। न जाने कैसा विकट रोग था, ठीक होने को ही ना आता। वैद्य जी ने रोटी खाने की मनाही कर दी। आंतें फट जाने का भय था। बिस्कुट बताए थे खाने के लिए। घर में अन्न के दाने न थे, फिर बिस्कुट जैसी महंगी चीज बस के बाहर की बात थी। बोहरे ने सुना तो तुरंत कांकरपुर चले गए। मैं अचंभे में था। जोगी काहे को गए हैं? रीते हाथ, नंगे तन, कमीज कुर्ता भी नहीं, बदन पर केवल एक धोती कमर से टांगों तक और एक गरम चादर जिसे वे शीत ठिठुरन से बचने के लिए बदन से लपेटे रहते थे। वे दोपहर तक लौट आए, बिस्कुट भी ले आए। बिस्कुटों का लिफाफा अपने हाथों में मैंने पकड़ तो लिया, पर आंखें नम थीं। वे प्रस्तर प्रतिमा सी खड़ी नहीं। वे कुछ देर प्रकृतिस्थ होने का प्रयत्न करते रहे, फिर बोले, छोड़ो बौरी, वे कुघरी के दिन थे। अब तो राम जी की कृपा है तुम्हारे ऊपर। कमरा आलीशान बनवाया है तुमने, ऊंचे चबूतरे पर खूब दिपदिपाता है। कांकरपुर से खड़े खड़े ही देख लो। और दरवाजे पर गढ़ा सफेद झक पत्थर, ऊपर से खुदा तुम्हारा नाम। राह चलते गैलाऊ देखकर ठड़काने लगते हैं। आसपास के गांव में सब यही कहते हैं कि बहरी ने खूब संभाला समेटा, होशियार निकली, खूब चतुर। इलाके भर में चर्चा है कि वह तो तुम थी जिसने उड़ान चक बनवाकर खेत कंचन के भाव कर लिए। जोगी बोहरे की विधवा ताई की जमीन अपने नाम चढ़वा ली और रकबा ऊने को दूना कर दिया। बोहरी, उनके लड़की दामाद कुछ न कर सके, तुम पर मुकदमा ठोंक कर खुद ही खाक खा गए। जब तुमने ताई की अंगूठा लगी वसीयत सामने धर दी, तब भूल गए दीवानी कचहरी, वकील मुंसिफ। कच्चे खेल नहीं खेले बोहरी तुमने। लंगड़े मामा की ट्यूबवेल के केस में भी यही हुआ। जोगी बोहरे न हथिया पाते। प्रधान भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है। गड़रिया सक्का सब नाराज हैं। पीपल तले की जमीन ग्राम समाज की थी और उनके लिए ही थी जिनके मकान नदी की बाढ़ में बह जाते हैं, पर उन्हें तो एक सूत न मिली। ऊंचाई पर एक कोठरी बना लेते तो हर साल की विनाश लीला से निजात पा जाते। पर प्रधान का क्या करें, उसने तुम्हें दे दी चुपके से। और देता भी क्यों ना, विधायक जी से 20 काम झटके होंगे। जोगी बोहरे तुम्हारे मुकाबले कहाँ बोहरी,
वे तो अपने हाड़ बेचकर परमारथ करने वालों में से थे। वे औसन्न स्तब्ध। लग रहा था पांव के नीचे की जमीन भयानक दलदल में बदलती चली जा रही है और वे उसमें अंदर धंसती चली जा रही हैं। कृपा बनाए रखना बहुरी। गंगा सिंह हाथ जोड़े खड़े थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।